जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, जीके, जीएस सभी टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने, एक निश्चित पार्टी में पुरुष एवं औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात था, परंतु जब 2 पुरुष एवं 2 औरतें पार्टी छोड़ दिए तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे? जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले पुरुष और महिला के अनुपात कितना था? तो 1:2। तो दोनों में ए से गुना करेंगे यानी ए बटा यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद से 2 गो पुरुष और 2 गो महिला छोड़ के जाते हैं, तो यानी दोनों में से 2 घटा लेंगे। दोनों में से 2 घटाने के बाद से ये अनुपात हो जाता है 1:3 यानी 1/3 हो जाएगा। अब क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3a और माइनस में 6 और बराबर में 2a और माइनस में 2। अब देखिए, अब 2a जो a वाला है उसको एक साइड कर लेंगे और जो ऐसे है उसको एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर 3a में से 2a घटेगा तो कितना हो जाएगा? a, और इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 में से यहाँ पर 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4, यानी a का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया कितना? 4। अब पूछा गया कि टोटल संख्या कितना है। तो अब पुरुषों का जो अनुपात है 1 है और महिलाओं का अनुपात है वो 2 है। तो 2 कितना हो जाता है? 3a। तो 3a में यहाँ पर 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर टोटल संख्या हो जाएगा लोगों की वो 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है जिसे एक कार 1 घंटा में तय करती है। जो एक कार है इसको तय करने में 46 किलोमीटर की दूरी कितना समय लगता है? तो 1 घंटा का समय लगता है। यदि वह 25 किलोमीटर के डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से पूरा करती है तथा शेष दूरी वह किस गति से तय करेगी? जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया गया 46 किलोमीटर और 1 घंटा में उसको पूरा करना है। तो स्टार्टिंग का जो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो यहाँ से हम पहले समय ज्ञात कर लेते हैं कितना समय लगेगा। तो देखिए, समय कैसे ज्ञात करेंगे? तो डिस्टेंस कितना है? तो 25 है और कितना के चाल से चलता है? तो 40 किलोमीटर। तो 40 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5/8 हो जाएगा। यानी टोटल कितना समय लगता है? तो उसको 1 घंटा का समय लगता है, यानी 1 यूनिट के बराबर उसको समय लगता है। और यहाँ पर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने का 8 यूनिट में से 5 यूनिट यूज कर लिए तो उसके बाद और कितना बचा है? तो 3/8 बचा है समय। यहाँ पर समय 3/8 निकल के आ गया। उसके बाद से उसके पास और कितना डिस्टेंस कवर अप करना है? टोटल 46 है और 25 कवर अप हो गया तो कितना? और 21। तो 21 में हम 3/8 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा। तो 8 ऊपर चल जाएगा और यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो कितना? 7 के 21 8 6 56। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 56 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3वां प्रश्न है आपके सामने, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुना है। यहाँ पर पिता की जो उम्र है बेटे की उम्र से 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग है जो कि 56 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर वर्तमान में जो अनुपात है यानी पिता के अगर 7 अनुपात है, 7 यूनिट है, तो यहाँ पर पुत्र के क्या है? ए यूनिट है। यहाँ पर अनुपात हमको मालूम चल गया। अब यहाँ पर देखिए 4 वर्ष बाद उनका आयु का योग कितना होता है? तो पुत्र में भी 4 वर्ष ऐड होगा और पिता में भी 4 वर्ष ऐड होगा, यानी कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। तो ये 8 वर्ष एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो यहाँ पर 8 वर्ष जब ऐड करते हैं तो 56 हो जाता है। तो पर इसको वर्तमान में लाने के लिए 8 वर्ष यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो 56 में से 8 वर्ष माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो ये 48 के किसके बराबर है? तो दोनों का योग के बराबर है 48। तो यहाँ पर 7 यूनिट और 1 यूनिट कितना हो गया? तो 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान कितना दिया गया है? तो 48। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर 6 हो जाएगा। 8 6 48। अब यहाँ पर वर्तमान आयु पूछा गया है। तो वर्तमान आयु पुत्र का कितना हो जाएगा? तो ए यूनिट के बराबर है। तो यहाँ ए के मान 6 निकल के आ गया, यानी 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पिता का उम्र पूछता तो यहाँ पर 7 से गुना कर देते तो कितना? 7 6 42 हो जाता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रवेश करने पर आने वाले पहले चौराहे को क्या कहते हैं?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 4 राजवंशों द्वारा, 7 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा, 6 राजवंशों द्वारा। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों के द्वारा, तो टोटल 5 राजवंशों के द्वारा। सबसे पहले गुलाम वंश आया था, गुलाम वंश के बाद से आया था खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद से तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये 5 वंश आया था। देखिए गुलाम वंश है, गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक ले शासन किया। उसके बाद से खिलजी वंश 12 से 90 से लेकर 13 से 20 तक। उसके बाद आया था तुगलक वंश, तुगलक वंश से 13 से 20 से लेकर और 14 से 14 तक ले शासन किया। उसके बाद से आया था सैयद वंश, 14 से लेकर 1451 तक शासन किया। उसके बाद सबसे अंत में आया था लोदी वंश, लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। उसके बाद से जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, उसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर और मुगल वंश के स्थापना कर दिए थे। तो ये 5 राजवंश था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मार्क्स इट इज द आंसर शीट। जल्दी से इसको हल कीजिए और बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर बेस्ट एक्सप्रेस यानी साइनोनिम्स यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का साइनोनिम्स, इंट्रेपिड का अर्थ होता है साहसी, निडर। तो इसका यहाँ पर साइनोनिम्स क्या हो जाए, फियरलेस, फियरलेस भी मतलब होता है साहसी, निडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर अपोजिट यानी एंटोनिम्स बताना है। वर्ड यहाँ पर क्या दिया गया है, वर्ड यहाँ पर है ऑस्ट्रोसाइज, इसको आपको एंटोनिम्स बताना है। ऑस्ट्रोसाइज का मतलब होता है बाहर निकाल देना, उसको बाहर निकासी कर देना, बाहर निकाल देना। तो वेलकम मतलब स्वागत करना, उसको आगमन पर स्वागत करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था सरस्वती, गंगा, यमुना और सिंधु। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किस नदी का है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सरस्वती नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इसको सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको शासन क्रम जानते हैं। तो देखिए जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश से 1211 से लेकर 1236 तक शासन किए थे। उसके बाद रजिया सुल्तान आई थी, ये 1236 से 1239 तक। उसके बाद से नसूरुद्दीन थे, ये 1246 से लेकर 1266 तक। और बलवन थे 1266 से लेकर 1286 तक। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 3, 3 के बाद से 1, 1 के बाद से 4 और 4 के बाद से 2, यानी 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के स्वागत में निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म में किन मुख्य शाखाओं में बंट गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो चौथी बौद्ध संगति हुआ था, ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी जम्मू कश्मीर में हुआ था। और हीनयान और महायान ये 2 भागों में विभक्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हीनयान मतलब कि जो महात्मा बुद्ध के जो मूर्ति है उसका विरोध करते थे, पूजा करना। और यहाँ पर महायान थे जो कि उसका समर्थन करते थे, मूर्ति पूजा महात्मा बुद्ध का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था। उर्दू, अरबी, फारसी और तुर्की। मतलब यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, फारसी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि वक्र का सही विलोम शब्द चुने।
वक्र का यहाँ पर विलोम आपको चुनना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वक्र मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये वक्र है। रिजु मतलब होता है सीधा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न की स्तन्य का पर्यायवाची शब्द चुने। खीर, पे, कौंध और दूध। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो दूध हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की संख्या है वो है उत्तर प्रदेश में। अगर जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक है, जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है। तो आस्थाकृत मानचित्र। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, मरुद्वीप किससे संबंधित है। हिम नदी से, द्वीप से, पर्वत से और रेगिस्तान से। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मरुद्वीप किससे संबंधित है। तो मरुद्वीप यानी रेगिस्तान में जो हरे भरे पौधे दिखाई देते हैं उसी को मरुद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ईरानी नामक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारित करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए 2 घंटा के यहाँ पर डिफरेंस है। 2 घंटा भारत है जो कि पीछे है, तो यहाँ पर इसका मानक जो तिथि जो एंगल होगा ये भी 2 घंटा पीछे होगा। और 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना यहाँ पर अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर दिख रहा है। 30 डिग्री का एंगल यानी 30 में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 चौका 120 और 120 मिनट कितना 2 घंटे के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, केरल में, गुजरात में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे अधिक चावल किस राज्य में होता है। तो सबसे अधिक अगर चावल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो यहाँ पर माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है ये 2 राज्यों के बीच ये है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। या ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है। 12 घंटे, 365 दिन, 28 दिन और 24 घंटे। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर निकटतम समय पूछा है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 28 दिन बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर एग्जैक्ट यहाँ पर दिन और टाइम पूछा जाए तो 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है। तो यहाँ पर जो भारत साम्यवादी दल है इसका स्थापना 1925 में हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जनसंघ का स्थापना 1951 ईस्वी में, जो कि स्वतंत्रता के बाद, और स्वतंत्रता पार्टी का 1959 ईस्वी, अभी स्वतंत्रता के बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो कि राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर निर्वाचित होने का अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक राजनीतिक अधिकार है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केरल का जो उच्च न्यायालय है वो एर्नाकुलम में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। केरल तथा लक्षद्वीप दोनों का जो उच्च न्यायालय है वो एर्नाकुलम में ही है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से युग में सही रूप से संबद्ध नहीं है? यानी भारतीय संविधान जो निर्माण किया गया है वो तो विभिन्न देशों के संविधान से उसमें कुछ न कुछ पार्ट है जो कि जोड़ा गया है, तो इसमें से सम्मिलित करना है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया, ये भी सही है। सी है कि ब्रिटिश के संविधान से संसदीय व्यवस्था लिया गया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो डी दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो कि गलत है। संशोधन की जो प्रक्रिया ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किस बुक में होता है? ब्लू बुक, ग्रीन बुक, सफ़ेद बुक और पीला बुक। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ब्लू बुक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? विक्रय, उत्पाद, मनोरंजन और धन कर। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं धन कर, जो कि एक प्रत्यक्ष कर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है कि ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी एक व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी भी प्रकार के पेशा में, व्यवसाय में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो वेटरन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि यहाँ पर मीनिंग को कौन सा इसमें मीनिंग है जो कि सही है? हिपोक्रेसी दिया है, हिपोक्रेसी का सही मीनिंग क्या होगा? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। हिपोक्रेसी का अर्थ होता है पाखंड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि ली कबूर्जियर था एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी, चित्रकार, संगीतकार और खोजकार था। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए वास्तुशिल्पी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुँचता है तो नीचे की ओर गिरता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, वैसा ही स्तर बना रहता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक जो जहाज है जो कि नदी से समुद्र में पहुंचता है तो ऊपर की ओर उठ जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा और समुद्री यात्रियों के द्वारा। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है तो समुद्री यात्रियों के द्वारा उसके समुद्र की नीचे किसी प्रकार का पदार्थ को देखने के लिए या उसका मैप देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर मिलान करना है। देखिए जॉर्ज डाल्टन का परमाणु संरचना का नाम सुने होंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए के साथ होगा। मेंडलीफ है जो कि आवर्त सारणी, मैडम क्यूरी की रेडियो सक्रियता और थॉमसन है जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी इसका मिलान हो जाएगा 1 2 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि जड़त्व अघूर्ण का मात्रक होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जड़त्व अघूर्ण का मात्रक क्या होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी केजी मीटर स्क्वायर जड़त्व अघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो विद्युत रूप से जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की बराबर होती है, इसलिए जो परमाणु होता है ये उदासीन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, इनमें से लाफिंग गैस कौन सा है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? लाफिंग गैस कौन सा है? तो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस का आण्विक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न के वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और नियॉन। मतलब यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वायुयानों के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम भरा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है नई दिल्ली में, पटना में, जयपुर में और हैदराबाद में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं हैदराबाद बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया, इसमें अंडरलाइन यहाँ पर है अंडर ए क्लाउड, इसका आइडम्स ऑफ प्रेस बताना है। इसका अर्थ क्या होगा? अंडर ए क्लाउड। तो अंडर ए क्लाउड के अर्थ होता है अंडर सस्पिशियस, यानी सस्पिशन में रहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट से क्वेश्चन है। यह पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए। द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग इरेक्टेड फॉर द फंक्शंस वाज ब्रोन अवे द स्टॉर्म। यहाँ पर जो है इसमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? तो यहाँ पर स्कॉल्टन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर ब्लैक में लिखा गया है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बताते हैं यहाँ पर स्कॉल्टन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि दिन के समय में पौधे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ रहे हैं, यानी दिन के समय में जो पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके अपोजिट रात के समय में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने, खुर्दाद साल किसका उत्सव है? जैनों का, पारसियों का, सिखों का, बौद्ध धर्मावलंबियों का। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो खुर्दाद साल किसका उत्सव है? तो ये पारसियों का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? देश की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि, वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि, ट्रेड यूनियन की संख्या में वृद्धि, देश के सामान्य कीमत स्तर में गिरावट। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अगर देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाए तो आर्थिक प्रगति को निर्धारित की जाती है उसके प्रति व्यक्ति आय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि पाक स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो पाक स्ट्रेट है ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है और तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है, सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? भारत, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान वाला देश है जो कि भारत है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था इसको लिखने में। और कब कंप्लीट हुआ था लिखकर? तो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि स्त्रीलिंग का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है?
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर स्थापना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो के.एम. मुंशी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।